नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 5 दशक तक वामपंथी राजनीति के केंद्र में रहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी के निधन के बाद उनके जीवन के बारे में तरह तरह की कहानियां सामने आ रही हैं। एक कहानी हम भी आपको सुनाते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि पढ़ाई लिखाई में वो हमेशा टॉपर रहे। 1970 में सीबीएसई की हायर सेकेंडरी परीक्षा में उनका नंबर पूरे देश में पहला था और वो दिल्ली के एक सरकारी स्कूल के छात्र थे। फिर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में बीए में टॉप, फिर जेएनयू में भी अव्वल। तो कहानी उनके जेएनयू के दिनों की है। वहां से वो अर्थशास्त्र में एमए कर रहे थे। बात है 1975 की। इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था। सीताराम येचुरी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में सक्रिय हो चुके थे। इंदिरा गांधी जेएनयू आने वाली थी। येचुरी अड़ गए कि हम एक तानाशाह को कैंपस में नहीं घुसने देंगे। उन्होंने जबरदस्त विरोध किया। प्रधानमंत्री होने के नाते इंदिरा गांधी जेएनयू की चांसलर भी थी, लेकिन येचुरी के विरोध की वजह से इंदिरा गांधी का कार्यक्रम जेएनयू में नहीं हो पाया। 1977 में इमरजेंसी हटी और इंदिरा गांधी की करारी हार हुई, लेकिन जेएनयू के चांसलर की कुर्सी से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जेएनयू के छात्र इसका विरोध कर रहे थे और इसकी अगुवाई कर रहे थे सीताराम येचुरी। छात्र इमरजेंसी लगाए जाने से भड़के हुए थे और खुलेआम बोल रहे थे कि हम एक तानाशाह को चांसलर के तौर पर नहीं देखना चाहते। तब सीताराम येचुरी जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष बन चुके थे, लेकिन इंदिरा गांधी छात्रों की मांग को लगातार अनसुना करती रही। एक दिन सीताराम येचुरी हॉस्टल से सैकड़ों छात्रों को लेकर पैदल ही इंदिरा गांधी के घर की तरफ निकल पड़े। इंदिरा घर के अंदर ही मौजूद थी। बाहर छात्र इंदिरा गांधी तानाशाह चांसलर की कुर्सी से इस्तीफा दो के नारे लगा रहे थे। इंदिरा गांधी को लगा कि छात्र कुछ देर में नारे लगाकर थक जाएंगे और फिर जेएनयू वापस लौट जाएंगे, लेकिन येचुरी ने ऐलान कर दिया कि हम यहां से इंदिरा गांधी का इस्तीफा लेकर ही जाएंगे। सैकड़ों छात्र वहीं धरने पर बैठ गए। तब तक बात फैल चुकी थी और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से भी छात्र, नौजवान, वकील, पत्रकार जुटने लगे थे। जब काफी मशक्कत के बाद भी छात्र टस से मस नहीं हुए तो इंदिरा गांधी घर से बाहर निकली। वो छात्रों से बात करने लगी। तभी सीताराम येचुरी ने जेब से पहले से लिखा हुआ एक पर्चा निकाला और पढ़ने लगे। इंदिरा गांधी वहीं खड़ी थी। उस पर्चे में लिखा था कि एक तानाशाह को किसी भी यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति के पद पर हरगिज बैठे नहीं रहना चाहिए। हम छात्र मांग करते हैं कि आप फौरन अपने पद से इस्तीफा दे दें। इंदिरा गांधी ने इस्तीफा दे दिया। सीताराम येचुरी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। हालांकि इसके कुछ दिनों के बाद उन्हें शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस घटना ने सीताराम येचुरी को राष्ट्रीय पहचान दे दी। उन्हें स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय संयुक्त सचिव बनाया गया। इसके बाद तो वो राजनीति में ऐसे रमे कि पीएचडी का एडमिशन धरा का धरा रह गया। वो जेएनयू से इकोनॉमिक्स में पीएचडी करना चाहते थे और उनके गाइड भी तय हो चुके थे, लेकिन पीएचडी नहीं हुई। इस घटना के 27 साल बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी की करारी हार हुई और यूपीए बना, तो येचुरी पहले गैर कांग्रेसी नेता थे जिन्हें सोनिया गांधी ने मिलने के लिए बुलाया था। हरकिशन सिंह सुरजीत के साथ मिलकर यूपीए के गठन में येचुरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये वही साल था जब राहुल गांधी पहली बार अमेठी से चुनकर संसद पहुंचे थे। सीताराम येचुरी के साथ उनका मिलना जुलना तभी शुरू हुआ था। इसीलिए उनके निधन पर भावुक होते हुए उन्होंने लिखा, सीताराम येचुरी जी मेरे दोस्त थे, हमारे देश की गहरी समझ रखने वाले और भारत के विचार के एक प्रहरी। उनके साथ होने वाली लंबी चर्चाएं मुझे बहुत याद आएंगी। वहीं आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि येचुरी भारतीय राजनीति के एक दिग्गज नेता थे। वो मुद्दों की बारीक समझ रखने वाले और जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ाव के लिए जाने जाते थे। ऐसा ही एक और किस्सा है। सीताराम येचुरी एक डेलीगेशन के साथ विदेश यात्रा पर थे। उसका नेतृत्व पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु कर रहे थे। येचुरी अलग अलग नेताओं से अलग अलग भाषाओं में बात कर रहे थे। इस पर ज्योति बसु ने येचुरी से कहा, कॉमरेड तुम तो बहुत ही खतरनाक आदमी लगते हो। येचुरी ने उनसे पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बसु ने कहा, और क्या, हम में से किसी को नहीं पता है कि तुम किसे क्या पट्टी पढ़ा रहे हो। तुम सुरजीत से हिंदी में बात कर रहे हो, वसव पुनैया से तेलुगु में बात कर रहे हो, बालानंदन से तमिल में बात कर और मुझसे बांग्ला में बात करते हो। इस पर सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। ये बात कितनी बड़ी है कि येचुरी खुद दिल्ली के एम्स में गंभीर हालत में भर्ती थे।
उसी दौरान दिग्गज कम्युनिस्ट नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हुआ। उनकी याद में 22 अगस्त को एक शोक सभा रखी गई थी। सीताराम येचुरी उसमें शामिल नहीं हो सकते थे, तो उन्होंने एम्स के वार्ड से ही खड़े होकर एक वीडियो संदेश भेजा। एक तरफ से नक्सलवादी भटकाओ, दूसरी तरफ से दक्षिणपंथी भटकाओ और तीसरी तरफ से कांग्रेस के हमले। लोग अक्सर समझते हैं कि संस्कृति अलग है, क्रांति अलग है, वर्ग संघर्ष है, संस्कृति अपने आप में अलग है। अपनी खुद की अनुभव सोचो। देश के अंदर अगर वामपंथी आंदोलन या प्रोग्रेसिव मूवमेंट बड़ी है तो उसके अंदर कितनी बड़ी इप्टा का रोल रहा, जो ग्रामशी ने बताया कि आपको अगर काउंटर हेजेमनी तैयार करना है विदाउट कल्चर इट इज नॉट पॉसिबल। ये योगदान। और तीसरी सबसे बड़ी बात, बंगाल के नौजवान के लिए भविष्य का रोजगार। अस्पताल के बिस्तर पर एक एक सांस के लिए जूझते हुए भी सीताराम येचुरी लगातार बाहर की दुनिया पर नजर और उसकी खबर रखे हुए थे। उन्होंने 23 अगस्त को ट्विटर पर जम्मू कश्मीर में सीपीएम, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच चुनावी गठबंधन को लेकर पोस्ट किया था। 29 अगस्त को उन्होंने फिर से अब्दुल गफूर नूरानी के निधन पर एक शोक संदेश पोस्ट किया था कि उनका जाना कितना बड़ा नुकसान है। कौन जानता था कि बुद्धदेव भट्टाचार्य और एजी नूरानी को याद करते हुए सीताराम येचुरी को जमाना आखिरी बार सुन रहा है और अगली बार दुनिया उन्हें याद करने के लिए इकट्ठी होगी। तो ऐसे थे कॉमरेड सीताराम येचुरी। बड़े नेता ऐसे ही होते हैं। भारत ही नहीं, पूरे संसार के कई संगठनों, संस्थाओं, समूहों और व्यक्तियों के लिए सीताराम येचुरी का निधन सन्न कर देने वाली घटना है। भारत में तो इस समय उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अरबपतियों के विमान में उड़ने वाले सत्ताधीशों के शिष्य और साथी कभी नहीं समझ पाएंगे कि कई राज्यों में सरकार चलाने वाली पार्टी का मुखिया मारुति ओमनी से चलने की नैतिकता और आत्मबल कहां से लाता था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी आर्थिक रूप से उनका भरण पोषण करती है। ये बात कितनी बड़ी है। अलविदा कॉमरेड, आप बहुत याद आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।